सिंदूरी मूर्ति, लेखिका दीपा पांडे। अभी लोकल ट्रेन आने में 15 मिनट बाकी थे। रम्या बार बार प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ देख रही थी। राघव अभी तक नहीं आया। अगर यह लोकल ट्रेन छूट गई तो फिर अगली के लिए आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। रम्या सोच रही थी, तभी रम्या को राघव आता दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। राघव ने भी उसे एक मुस्कान उछाल दी। रम्या ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। अभी सुबह के 7 बजे थे, लिहाजा स्टेशन पर अधिक भीड़ नहीं थी। एक कोने में कंधे से स्कूल बैग लटकाए 3-4 किशोर, एक अधेड़ उम्र का जोड़ा व कुछ दूरी पर खड़े लफंगे टाइप के 4-5 युवकों के अलावा स्टेशन एकदम खाली था। रम्या प्लेटफॉर्म की बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म के किनारे आकर खड़ी हुई तो उसका मोबाइल बज उठा। उसने अपने मोबाइल को ऑन किया ही था कि अचानक किसी ने पीछे से उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। एक तेज धक्के से वह पेट के बल गिर पड़ी, जिससे उसका सिर भी फट गया और वह बेहोश हो गई। राघव जब तक उस तक पहुंच पाता, हमलावर 9-2-11 हो चुका था। चारों तरफ चीख पुकार गूंज उठी। रेलवे पुलिस ने तत्काल उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। रम्या के मोबाइल फोन से उसके पापा को कॉल की। संयोग से वे स्टेशन के बाहर ही खड़े हो अपने एक पुराने परिचित से बातचीत में मग्न हो गए थे। वे उस रोज रम्या के साथ ही घर से स्टेशन तक आए थे। उन्हें चेंगलप्त स्टेशन पर कुछ काम था, इसलिए वे बाहर निकल गए, जबकि रम्या पुरानुरु की लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर ही रुक गई। रम्या रोज 2 ट्रेनें बदलकर महिंद्रा सिटी अपने ऑफिस पहुंचती थी। अचानक फोन पर यह खबर सुनकर रम्या के पिता की हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर उनके परिचित उन्हें धैर्य बंधाते हुए साथ में अस्पताल चल पड़े। रम्या को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। घर से भी उसकी माँ, बड़ी बहन, जीजा सभी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि यदि इतने घंटे सकुशल निकल गए तो बचने की उम्मीद है। माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। उनका दामाद डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के बीच चक्करघिन्नी सा घूम रहा था। राघव सिर पकड़े एक कोने की बेंच पर बैठ गया। वह दूर से रम्या के मम्मी पापा और बड़ी बहन को देख रहा था। क्या बोले और कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रम्या ने बताया था कि उसके परिवार के लोग गांव में रहते हैं, अतः वे तमिल के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते थे, जबकि वह शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए गांव से निकलकर हॉस्टल में पढ़ने आ गई थी और फिर इंजीनियरिंग कर नौकरी कर रही थी। वरना उसकी दीदी का तो 12वीं कक्षा के बाद ही पास के गांव में एक संपन्न किसान परिवार में विवाह कर दिया गया था। सुबह से दोपहर हो गई, वह अपनी जगह से हिला ही नहीं। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। उसने रम्या की खबर उसके ऑफिस में दी तो कुछ सहकर्मियों ने शाम को हॉस्पिटल आने का आश्वासन दिया। अब वह बैठा उन लोगों का इंतजार कर रहा था। वे आए तभी वह भी रम्या के माता पिता से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सका। पिछले 2 सालों से राघव और रम्या ऑफिस की एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे थे। रम्या एक तमिल ब्राह्मण परिवार से थी जो काफी संपन्न किसान परिवार था, जबकि राघव उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार से था। उसका और रम्या का कोई तालमेल ही नहीं, मगर न जाने वह कौन सी अदृश्य डोर से उसकी ओर खिंचा चला गया। उसकी पहली मुलाकात भी रम्या से इसी चेंगलप्त स्टेशन पर हुई थी, जहां से उसे पुरानुरु के लिए लोकल ट्रेन पकड़नी थी। उस दिन अपनी कंपनी का ही आईडी कार्ड लटकाए रम्या को देखकर वह हिम्मत कर उसके नजदीक पहुंच गया। जब रम्या को ज्ञात हुआ कि वह पहली बार लोकल ट्रेन पकड़ने आया है तो उसने उससे कहा भी था कि जब उसे पीजी में ही रहना है तो पुरानुरु की महिंद्रा सिटी में शिफ्ट हो जाए। रोज रोज ही पुरानुरु से चेंगलप्त की लोकल नहीं पकड़नी पड़ेगी। खुद रम्या को तो रोज 2 ट्रेनें बदलकर अपने गांव से यहाँ आना पड़ता था। उनकी बातों के दौरान ही ट्रेन आ गई। जब तक वह कुछ समझता ट्रेन चल पड़ी। रम्या उसमें सवार हो चुकी थी और वह प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। यह क्या, अचानक रम्या प्लेटफॉर्म पर कूद गई। रम्या जब कूदी उस समय ट्रेन रफ्तार में नहीं थी, अतः वह कूदते ही थोड़ा सा लड़खड़ाई, पर फिर संभल गई। राघव हक्का बक्का सा उसे देखते रह गया, फिर सकचाकर बोला,
तुम्हें इस तरह नहीं कूदना चाहिए था। तुम अभी मुझसे ट्रेन के अप और डाउन के बारे में पूछ रहे थे। तुम यहाँ नए हो, मुझे लगा तुम किसी गलत ट्रेन में ना बैठ जाओ, सो उतर गई, कह रम्या मुस्कुराई। रम्या के सांवले मुखड़े को घेरे हुए उसके घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदों के बीच छोटी सी काली बिंदी, पतली नाक और पतले होठों के बीच एक मधुर मुस्कान खेल रही थी। राघव को लगा यह तो वही काली मिट्टी से बनी मूर्ति है जिसे उसके पिता बचपन में उसे रंग भरने को थमा देते थे। क्या सोच रहे हो? रम्या ने पूछा। यही कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाता। तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। ब्लड ब्लड, यही शब्द उन वाक्यों के उसे समझ आए जो डॉक्टर रम्या की फैमिली से तमिल में बोल रहा था। राघव तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गया। बोला, सर, माय ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव, कम विथ मी, डॉक्टर ने कहा तो राघव डॉक्टर के साथ चल पड़ा। उन्हीं से राघव को पता चला कि शाम तक 5-6 यूनिट खून की जरूरत पड़ सकती है। राघव ने डॉक्टर को बताया कि शाम तक अन्य सहकर्मी भी आ रहे हैं, अतः ब्लड की कमी नहीं पड़ेगी। रक्तदान के बाद राघव अस्पताल के अहाते में बनी कैंटीन में कॉफी पीने के लिए आ गया। अस्पताल आए 6 घंटे बीत चुके थे। उसने एक बिस्किट का पैकेट लिया और कॉफी में डुबो कर खाने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठे व्यक्ति पर पड़ी जो कॉफी के छोटे से ग्लास को साथ में दिए छोटे कटोरे में पलटकर ठंडा कर उसे जल्दी जल्दी पिए जा रहा था। रम्या ने बताया था कि उसके अप्पा जब भी बाहर कॉफी पीते हैं तो इसी अंदाज में, क्योंकि वे दूसरे बर्तन में अपना मुंह नहीं लगाना चाहते। अरे हाँ, ये तो रम्या के अप्पा ही हैं, मगर वह उनसे कोई बात नहीं कर सकता। वही भाषा की मुसीबत। तभी उसकी नजर पुलिस पर पड़ी, जिसने पास आकर उससे स्टेटमेंट ली और उसे शहर छोड़कर जाने से पहले थाने आकर अनुमति लेने की हिदायत व पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। शाम के 6 बज चुके थे। जब उसके सहकर्मी आए तो राघव की सांस में सांस आई। वे सभी रक्तदान करने के पश्चात रम्या के परिजनों से मिले और राघव का भी परिचय कराया। तब उसकी अम्मा ने कहा, हाँ, मैंने सुबह से ही इसे यहाँ बैठे देखा था, मगर मैं नहीं जान पाई कि ये भी उसके सहकर्मी हैं। और फिर वे राघव का हाथ थामकर रो पड़ी। उन लोगों के साथ राघव भी लौट गया। वह रोज शाम 7 बजे अस्पताल पहुंच जाता और 9 बजे लौट आता। पूरे 15 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद जब रम्या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुई तब जाकर उसे रम्या की झलक मिल सकी। रम्या की पीठ का घाव तो भरने लगा था, मगर उसके शरीर का दायां भाग लकवे का शिकार हो गया था, जबकि बाएं भाग में गहरा घाव होने से उसे ज्यादा हिलने डुलने को डॉक्टर ने मना किया था। रम्या निर्जीव सी बिस्तर पर लेटी रहती, अपनी असमर्थता पर आंसू गिराकर रह जाती। दुर्घटना के पूरे 6 महीनों के बाद स्वास्थ्य लाभ कर उस दिन रम्या ऑफिस ज्वाइन करने जा रही थी। सुबह से रम्या को कई फोन आ चुके थे कि वह आज जरूर आए। उस दिन राघव की विदाई पार्टी थी। वह कंपनी की चंडीगढ़ ब्रांच में ट्रांसफर ले चुका था। वह दिन उसका अंतिम कार्य दिवस था। कंपनी के गेट तक रम्या अपने अप्पा के साथ आई थी। वे वहीं से लौट गए क्योंकि ऑफिस में शनिवार के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन आगंतुक का अंदर प्रवेश प्रतिबंधित था। उसका स्वागत करने को कई मित्र गेट पर ही रुके थे। उसने मुस्कुराकर सबका धन्यवाद दिया। राघव एक गुलदस्ता लिए सबसे पीछे खड़ा था। रम्या ने खुद आगे बढ़कर उसके हाथ से गुलदस्ता लेते हुए कहा, शायद तुम इसे मुझे देने के लिए ही लाए हो। एक सम्मिलित ठहाका गूंज उठा। तुम्हारी यही जिंदा दिली तो मिस कर रहे थे हम सब, राघव ने मन ही मन सोचा। रम्या को ऑफिस आकर ही पता चला कि आज लंच पार्टी, रम्या की स्वागत पार्टी और राघव की विदाई पार्टी है। दोनों ही सोच में डूबे हुए अपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से जूझने लगे। राघव सोच रहा था कि रम्या की जिंदगी के इस दिन का उसे कितना इंतजार था कि स्वस्थ हो दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर ले, मगर वही दिन उसे रम्या की जिंदगी से दूर भी लेकर जा रहा था। रम्या सोच रही थी कि जब मैं अस्पताल में थी तो राघव नियम से मुझसे मिलने आता था और कितनी बातें करता था। शुरू में तो माँ को उसी पर शक हो गया था कि वह रोज क्यों आता है, कहीं इसी ने तो हमला नहीं करवाया, और अब हीरो बन सेवा करने आता है। और अप्पा को तो मामा पर शक हो गया था क्योंकि मैंने मामा से शादी करने को मना कर दिया था, और छोटा मामा तो वैसे भी निकम्मा और बुरी संगत का था।
अप्पा को लगा मामा ने ही मुझसे नाराज होकर हमला करवाया है। जब राघव को मैंने मामा की शादी के प्रपोजल के बारे में बताया तो वह हैरान रह गया। उसका कहना था कि उनके यहाँ मामा भांजी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। अगर गलती से भी पैर छू जाए तो भांजी के पैर छूकर माफी मांगते हैं, पर हमारी तरफ तो शादी होना आम बात है। मामा की उम्र अधिक होने पर उनके बेटे से भी शादी कर सकते हैं। उन दिनों कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी घर में। हर किसी को शक की निगाह से देखने लगे थे हम। राघव मामा, हमारे पड़ोसियों, सभी को, अम्मा को भी अस्पताल के पास ही घर किराए पर लेकर रहना पड़ा। आखिर कब तक अस्पताल में रहती। 1 महीने बाद अस्पताल छोड़ना पड़ा, मगर लकवाग्रस्त हालत में गांव कैसे जाती। फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ मिलते। राघव ने भी मुझसे ही पूछा था कि अगर वह शनिवार रविवार को मुझसे मिलने घर आए तो मेरे माता पिता को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। अम्मा अप्पा ने अनुमति दे दी। वे भी देखते थे कि दिन भर की मुस्कुराई मैं शाम को उसकी बातों से कैसे खिल जाती हूँ। हमारा अंग्रेजी का वार्तालाप अम्मा की समझ से दूर रहता, मगर मेरे चेहरे की चमक उन्हें समझ आती थी। मामा ने गुस्से में आना कम कर दिया तो अप्पा का शक और बढ़ गया। वह तो 2 महीने पहले ही पुलिस ने केस सुलझा लिया और हमलावर पकड़ा गया, वरना राघव का भी अपने घर जाना मुश्किल हो गया था। मैंने आखिरी कॉल राघव को ही की थी कि मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ, तुम भी आ जाओ। उसके बाद उस अनजान कॉल को रिसीव करने के बीच ही वह हमला हो गया। राघव ने जब बताया कि वह बाराबंकी के कुंभकार परिवार से है और उसका बचपन मूर्ति में रंग भरने में ही बीता है, तो मैंने कहा था कि वह मूर्ति बनाकर दिखाए। तब उसने रंगीन क्ले लाकर बहुत सुंदर मूर्ति बनाई जो संभाल कर रख ली। रम्या भी तो एक बेजान मूर्ति में परिवर्तित हो गई थी उन दिनों। राघव ने सोचा वह हर शनिवार रविवार जब मिलने जाता तब उसे रम्या में वही स्वरूप दिखाई देता जैसा उसके बाबा दिवाली में लक्ष्मी का रूप बनाते थे। काली मिट्टी से बनी सौम्य मूर्ति। उस मूर्ति में जब वह लाल, गुलाबी, पीले और चमकीले रंगों में ब्रश डुबो कर रंग भरता तो उस मूर्ति से बातें भी करता। यही स्थिति अभी भी हो गई है। रम्या के बेजान मूर्तिवत स्वरूप से तो वह कितनी बातें करता था। लकवाग्रस्त होने के कारण शुरू में वह कुछ बोल भी नहीं पाती थी, केवल अपने होठ फड़फड़ाकर या पलकें झपकाकर रह जाती। बाद में तो वह भी कितनी बातें करने लगी थी। उसकी जिंदगी में भी रंग भरने लगे थे। वह समझ ही नहीं पाया कि रंग भर कौन रहा है, वह रम्या की जिंदगी में या रम्या उसकी जिंदगी में। अब रम्या जीवन के रंगों से भरपूर है। अपने अम्मा अप्पा के संरक्षण में गांव लौट गई है, उसकी पहुंच से दूर। अब उसकी सेवा की रम्या को क्या आवश्यकता। अब वह भी यहाँ से चला जाएगा। रम्या से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा रहेगा, वैसे ही जैसे पंडाल में सजी मूर्तियों से मन ही मन जुड़ा रहता था। चलो सब आज सबका लंच साथ है, याद है ना। रमन ने मेज थपथपाई। सभी एक साथ लंच करने बैठ गए तो रम्या ने कहा, धन्यवाद तो मुझे तुम सबको देना चाहिए जो रक्तदान कर मेरे प्राण बचाए। सॉरी मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मगर सबसे पहले तुम्हें राघव को धन्यवाद करना चाहिए। इसने सर्वप्रथम खून देकर तुम्हें जीवन दान दिया है। मुरली मोहन बोला, ठीक है, उसे मैं अलग से धन्यवाद दे दूंगी, कह रम्या हंस रही थी। राघव ने देखा आज उसने काले की जगह लाल रंग की बिंदी लगाई थी। वैसे वह तेरा वन साइड लवर भी बड़ा खतरनाक था। तुझे अपने इस पड़ोसी पर पहले कभी शक नहीं हुआ? शुभ्रा ने पूछा। अरे वह तो उम्र में भी 2 साल छोटा है मुझसे। कई बार कुछ न कुछ पूछने को किसी न किसी विषय की किताब लेकर घर आ धमकता था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वह क्या सोचता है मेरे बारे में। रम्या अपना सिर पकड़कर बैठ गई। लगभग सभी खा पी कर उठ चुके थे। राघव अपने कॉफी के कप को घूरने में लगा था, मानो उसमें उसका भविष्य दिख रहा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है उस लड़के के बारे में? रम्या ने पास आकर उससे पूछा। प्यार मेरी नजर में कुछ पाने का नहीं बल्कि दूसरे को खुशियां देने का नाम है। अगर हम प्रतिदान चाहते हैं तो वह प्यार नहीं स्वार्थ है, और मेरी नजर में प्यार स्वार्थ से बहुत ऊपर की भावना है। इसके अलावा भी कुछ और कहना है तुम्हें? रम्या ने शरारत से राघव से पूछा। हाँ, तुम हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहना और अपनी फ्रेंड लिस्ट में मुझे भी ऐड कर लेना। अब वही एक माध्यम रह जाएगा एक दूसरे की जानकारी लेने का। ठीक है, मगर तुमने मुझसे नहीं पूछा क्या?
यही कि मुझे कुछ कहना है कि नहीं, रम्या ने कहा तो राघव सोच में पड़ गया। क्या सोचते रहते हो मन ही मन? राघव, अब मेरे मन की सुनो। अगले महीने अप्पा बाराबंकी जाएंगे तुम्हारे घर मेरे रिश्ते की बात करने। उन्हें मेरी जाति के बारे में नहीं पता शायद। राघव को अप्पा का कॉफी पीना याद आ गया। यह देखो, इन रंगों में तुम्हारे खून की लाली ही तो दौड़ रही है। और जो जिंदगी के पढ़ाई पाठ से भी सबक ना सीख सके वह इंसान ही क्या। मेरे अप्पा इंसानियत का पाठ पढ़ चुके हैं, अब उन्हें किसी बाह आडंबर की जरूरत नहीं है। रम्या ने अपना हाथ उसकी हथेलियों में रखकर कहा, अब अप्पा भी चाहकर मेरे और तुम्हारे खून को अलग नहीं कर सकते। तुमने आज लाल बिंदी लगाई है। राघव अपने को कहने से ना रोक सका। नोटिस कर लिया तुमने? ये तुम्हारा ही दिया रंग है जो मेरी बिंदी में झलक आया है और जल्द ही सिंदूर बनकर मेरे वजूद में छा जाएगा। रम्या बोली और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी के कैनवास में नए रंग भरने निकल पड़े। तो दोस्तों, मनोरंजन से भरी ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।